दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनों की है मांग। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की तैयारी करें। राज्य ने मजदूरों को वापस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। केंद्र ने जहाँ सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने का आदेश दिया है, वहीं कुछ राज्यों ने मांग की है कि मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। वहीं बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरल के केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। राज्य ने कहा है कि लोगों की संख्या काफी है, ऐसे में बसों से इन लोगों को घर तक पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा। वहीं संक्रमण का भी खतरा रहेगा, क्योंकि कई राज्यों से होकर आना होगा। आपको बता दें, बिहार में एक आकलन के अनुसार 35 से 40 लाख लोगों को बाहर से लाया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि लोगों को विभिन्न प्रदेशों से बसों से लाना होगा। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में मंथन किया और पाया कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ये संभव नहीं है कि इन्हें बस से लाया जा सके, इसलिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस आशय का एक ट्वीट भी किया है। पूर्व में भी मुंबई और अन्य जगहों से कोरोना काल में रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनें चलाई थी। मुख्यमंत्री के कहने पर उनके ठहराव स्थल तय किए गए थे। अब अगली बड़ी खबर में बता देंगे, मंदिर, मस्जिद और किसी भी उत्सव में नहीं बजाने दिया जाएगा लाउड स्पीकर, और अब ये भी नहीं होगा। जी आपको बता दें कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोरोना लॉकडाउन के इन दिनों पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है। यूं तो सभी धर्मों के साथ आस्था के केंद्र, पूजा, इबादतगाह आदि पर रोक है, मगर कहीं कहीं लाउड स्पीकर और भोंगा बजाए जा रहे हैं। इन पर राज्य में अब रोक लगा दी गई है। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बारे में साफ कर दिया है। कहा गया है कि मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान हो या किसी भी तरह के अन्य सामाजिक धार्मिक उत्सव हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा स्थिति सामान्य होने तक गांव, शहरों में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के चलते जारी एक गाइडलाइंस के तहत ही राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, मेले या उत्सवों पर रोक लगाई है। इन्हीं के साथ लाउड स्पीकर के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया है। और वहीं लाउड स्पीकर के उपयोग नहीं करने के इस आदेश पर अल्पसंख्यक संयोजक समिति के मुजाहिद नफीस ने नाराजगी जताई है। मुजाहिद नफीस ने कहा है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग अजान सुनकर ही सहरी व इफ्तारी करते हैं। सरकार व गृह मंत्रालय को चाहिए कि लाउड स्पीकर को डेसिबल तय करके कम आवाज में लाउड स्पीकर की मंजूरी दे दें। इससे हमारे रोजेदार व नमाजियों को समस्या तो नहीं होगी। और अब बता दें कि हार्दिक पटेल बोले, हमारी पार्टी प्रचार में कमजोर है, तभी भाजपा खुद को ईमानदार साबित कर देती है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार के मुकाबले अपनी पार्टी को प्रचार प्रसार में कमजोर माना है। हार्दिक का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ईमानदार है, भाजपा वाले कांग्रेस के झूठे घोटाले दिखाकर जनता को गुमराह करते थे, मगर आज भाजपा सरकार में करोड़ों के अनगिनत घोटाले हुए हैं, फिर भी प्रचार प्रसार के जरिए भाजपा खुद को ईमानदार साबित कर देती है। युवा कांग्रेस नेता ने यही बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी है। आपको बता दें कि पटेल ने खुद की पार्टी को ईमानदार, भाजपा को झूठा कहा है। अपनी पार्टी की तारीफ में हार्दिक ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने चोर और घोटालेबाज उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। आपको बता दें, युवा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल इसी तरह भाजपा सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर आए रोज घेर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तबलीगी जमात की तारीफ में ट्वीट किया था। हार्दिक ने विगत रविवार को लिखा है कि एक गलती पर तुरंत गाली देते हो, लेकिन सराहनीय कार्य पर प्रशंसा जरूर करें।
और अब बता दें कि लॉकडाउन में मोमेंट पास मिलने के बावजूद भी ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंच पाई बेटी रिद्धिमा, जानिए वजह। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने बुधवार की रात को तबीयत बिगड़ने की वजह से मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान ही ऋषि कपूर का निधन हो गया। आपको बता दें कि कल दोपहर करीब 3 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में परिवार के 20 लोग मौजूद रहे। सबसे दुखद की बात यह रही कि उनके अंतिम संस्कार में उनकी बेटी रिद्धिमा चाहकर भी पहुंच नहीं पाई, जबकि निधन की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें मोमेंट पास जारी कर दिया था। आपको बता दें कि पिता ऋषि कपूर की खराब तबीयत की खबर मिलते ही बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी उनसे मिलने के लिए सरकार और पुलिस से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन इससे पहले कि वे अपने पिता से आखिरी वक्त में उनके पास होती, उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन के तुरंत बाद ही रिद्धिमा को सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन मुंबई तक का सफर लंबा होने की वजह से वे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक अब रिद्धिमा बृहस्पतिवार को मुंबई के लिए रवाना होंगी। वहीं खबर यह भी है कि परिवार के अन्य सदस्य अभी भी एक चार्टर्ड विमान के माध्यम से उड़ान भरने और मुंबई जल्दी पहुंचने की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ऋषि कपूर की जान जाने की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वो चला गया है, मैं अंदर से टूट गया हूँ। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है इंदौर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोटा में फंसे बिहार के बच्चों के लिए पप्पू यादव ने भेजी 30 बस, ट्वीट कर दी जानकारी। जी हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए 30 बसें भेजी हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि मेरी कोटा के कलेक्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव से बात हुई है, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम 250 बसें भेजें, तब जाकर हम बिहार के बच्चों को भेजेंगे। पप्पू यादव के अनुसार उन्होंने कोटा के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि पहले कोटा में जो बच्चियां फंसी हुई हैं उनको बाहर निकालें और उनको उनके घरों तक भेजें, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम 100 बसें भेजने पर ही हम बच्चियों को यहां से भेज सकेंगे। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा है कि बिहार सरकार के पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से हर बिहारी को बिहार लाने को प्रतिबद्ध हूं। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहां 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे बस सैनिटाइज करवाकर छात्रों की सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित कराएं। पप्पू यादव के मुताबिक बिहार सरकार से पप्पू ने कहा कि बिहार सरकार अपनी सभी 600 बसों को कोटा भेजे ताकि वहां फंसे बच्चों को वापस लाया जा सके। इस दौरान पप्पू ने यह भी कहा कि बिहार में कुर्सी पर बैठे लोग सत्ता में रहने लायक नहीं है। पप्पू यादव ने बताया कि बिहार सरकार के पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से बिहारी को बिहार लाने को प्रतिबद्ध हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार की सरकार को बस का या ट्रेन का किस चीज का इंतजाम करना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि नारायण मूर्ति ने कहा, लॉकडाउन आगे खिंचता है तो कोरोना वायरस से ज्यादा भूख लोगों को मार डालेगी। जी हम बात कर रहे हैं कि इन्फोसिस से संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा है कि अगर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन लंबा समय तक खिंचता है तो महामारी की तुलना में भूख से जान जाने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। मूर्ति ने कहा कि देश को कोरोना वायरस को नए सामान के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सबसे कमजोर की रक्षा करते हुए सक्षम लोगों के रिटर्न टू वर्क की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और अब बता दें कि राजस्थान में महंगी हुई शराब, लॉकडाउन के घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने आबकारी शुल्क बढ़ाया। जी आपको बता दें कि राजस्थान में शराब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चलते हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए आबकारी शुल्क बढ़ाया है। हालांकि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित है, ऐसे में शराब की बिक्री भी बंद है। मगर लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ी हुई दरों से शराब बेचकर सरकार राजस्व की हानि की पूर्ति करने के लिए ये कदम उठाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को राजस्थान के वित्त विभाग ने आबकारी शुल्क बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना में संशोधन करने का आदेश जारी किया है। आबकारी के एक अधिकारी के हवाले से खबर है कि 900 रुपए से नीचे की भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 25% की जगह 35% आबकारी शुल्क और ड्यूटी अब 35% की जगह 45% की गई है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की मोदी सरकार को सलाह, रोमांच से बाहर निकल इन 3 मोर्चों पर करे काम। जी हम बात करें कि अक्सर कई मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार के ऊपर मौजूदा हालातों को लेकर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि रोमांच से बाहर निकल इन सीए को लेकर हुई हिंसा, कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काम करें। ये पहली बार नहीं जब स्वामी ने खुद की सरकार को ही निशाने पर लिया है। आपको बता दें, गुरुवार को बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए ट्वीट किया है कि 3 स्तरों पर संकट है जिनसे निपटने की जरूरत है। पहला, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के विरोध में सांप्रदायिक उकसावे व हिंसक आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात, और दूसरा, वित्त मंत्रालय के नौसिखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात। तीसरा, कोरोना वायरस महामारी। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन तीनों मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय को निशाने पर लेते हुए स्वामी ने मंत्रालयों में नियुक्त अधिकारियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। वैश्विक रिसर्च व ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने कहा कि चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी विकास दर घटकर 0.4% तक आ सकती है। और अब बता दें कि सीएम योगी ने की प्रवासी मजदूरों से अपील, कहा धैर्य बनाए रखें, सभी की वापसी के लिए बन रही कार्य योजना। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग राज्यों में फंसे कामगारों व मजदूरों से अपील की है कि वे वर्तमान में जिस जगह पर हैं वहीं रहें और धैर्य का परिचय दें। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सभी प्रवासी कामगार व श्रमिक बहनों भाइयों से अपील है कि जिस धैर्य का परिचय आप सभी ने अभी तक दिया है उस धैर्य को बनाए रखें। पैदल न चले, जिस राज्य में है वहां की सरकार से संपर्क में रहें। आप सभी की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकार से बात कर कार्य योजना बनाई जा रही है। सीएम योगी ने गुरुवार को टीम 11 के साथ बैठक कर श्रमिकों व कामगारों की वापसी को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों एवं श्रमिकों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग को उचित दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने 6 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन तैयार करने का निर्देश दिया है। और अब अगली खबर में बता दें कि प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने की प्रक्रिया, जरूरत पड़ी तो लोगों को हवाई जहाज से भी लाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे हर झारखंडी को वापस लाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। 3 लाख लोगों का डाटा तैयार है। बहुत जल्द पड़ोसी राज्य बिहार व पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यूपी में फंसे प्रवासी मजदूरों व छात्रों को बस से लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इन्हें लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। सीएम ने यहाँ तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार हवाई जहाज से फंसे लोगों को वापस लाने की पहल करेगी। उन्होंने कहा कि नोडल अफसरों की पूरी टीम केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। श्री सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन बोले कि दूसरे राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों को उनके गांव में ही देंगे रोजगार। जी हम बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दूसरे राज्यों से जो आ रहे हैं उन्हें गले लगाएंगे और स्वस्थ भी बनाएंगे। विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों और प्रवासी श्रमिकों को अब राज्य सरकार झारखंड वापस लाएगी। इस निमित्त तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, आप सुझाव दें ताकि फंसे लोगों को वापस लाया जा सके। सरकार ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। फंसे लोगों को पूरी सतर्कता से वापस लाना है, साथ ही कोरोना संक्रमण को भी हराना है। हर हाल में सरकार फंसे मजदूरों को लाएगी और उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार देगी।
और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद 4 मई से कुछ बदलाव के साथ ट्रेनों को चलाने की तैयारी में जुटा रेलवे। जी हम बात करें कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश में 3 मई तक का लॉकडाउन जारी है और इसके बाद 4 मई से भारतीय रेलवे कुछ बदलाव के साथ देश के कुछ राज्यों में ट्रेनों के परिचालन की तैयारियों में जुट गया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भारतीय रेलवे ट्रेनों के परिचालन को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर सकती है। और अब बता दें कि देश के इन राज्यों में फिर मंडराया काल बैसाखी का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। जी हम बात करें कि इन दिनों देश के कई राज्य भारी बारिश की गिरफ्त में हैं, जिसकी वजह से किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस बेमौसम बरसात से उसकी फसलों को नुकसान है। तो इसी बीच स्काईमेट वेदर ने एक बार फिर से देश के पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें स्काईमेट ने कहा है कि पूर्वी भारत पर फिर से काल बैसाखी का कहर दिखने वाला है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी भारत यानी कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जमकर बादल बरसने वाले हैं और ये सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। और अब बता दें कि 3 दिनों तक गिरने के बाद सोना चमका, चांदी भी हुई तेज, जानिए आज का रेट। जी हम बात करें कि लॉकडाउन के कारण सोने की खरीदारी प्रभावित हो रही है। सोने की कीमत में पिछले 3 दिनों से गिरावट जारी है। 3 दिन तक 566 रुपए तक गिरने के बाद गुरुवार को सोने की कीमत में तेजी आई है। गुरुवार को बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली तो अंत तक बरकरार रही। खबर लिखे जाने तक सोना 60 रुपए महंगा होकर 45,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।